जय हिंद, नमस्ते, जोहार। तो बात करेंगे कक्षा 12वीं के इतिहास के कुछ वायरल इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे, जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के प्रश्नों को आज के इस वीडियो पे करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि हड़प्पा सभ्यता थी। ऑप्शंस क्या है, हड़प्पा सभ्यता थी, तो आंसर आपका हो जाएगा ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कई बार प्रश्नों में ये क्वेश्चन आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल से आधुनिक साइन बोर्डो जैसी लकड़ी की एक विशाल तख्ती मिली है। ये कहाँ पे मिला है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर गो, क्या होगा, धोलावीरा में। तो धोलावीरा में जिस तरह से हम लोग किसी भी पुरास्थल का जो साइन बोर्ड होता है, जैसे अगर आप किसी भी मोहल्ले पे जाते हो तो एक बोर्ड में लिखा होता है कि उस मोहल्ले का नाम या सड़क का नाम, तो उसी प्रकार धोलावीरा में साइन बोर्ड जैसी लकड़ी के को तख्ती मिला है जिसमें कुछ अंकित है। तो लोगों को लगा कि एक साइन बोर्ड है जो कि धोलावीरा का बारे में बता रहा है। तो किस पूरा स्थल पे ये साइन बोर्ड मिला है, तो धोलावीरा में मिला है। किस स्थल को शाब्दिक अर्थ जो है मृतकों का टीला होता है, तो मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। हड़प्पा की बस्ती कितने भागों में विभक्त थी, तो हड़प्पा की जो बस्ती वो 2 भागों में विभक्त थी। एक आपका था दुर्ग और दूसरा क्या था आपका जो आपका किला, हम लोग बोलते हैं दुर्ग या किला, और एक आपका क्या होता था मैदान, निचला भाग। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगला क्या है, हड़प्पा संस्कृति की परिपक्व अवस्था को दर्शाने वाला नगर कौन सा है। ये जो हड़प्पा सभ्यता की जो परिपक्वता है, कितना ज़्यादा विकसित था, उसको दर्शाने वाले नगर का नाम आपको पूछा है। तो देखिए आपका ये जो है ना, आपका जो सुरकोतड़ा और जो आपका सूतकांगडोर, ये जो दोनों आपके नगर थे, वो हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति की परिपक्वता को दर्शाता था। तो ऑप्शन नंबर को आपका क्या होगा, सही होगा। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है, तो राखीगढ़ी जो है आपका वो आपका हरियाणा में स्थित है। वर्तमान में राखीगढ़ी जो है उसको हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विशाल स्नानागार का निर्माण सिंधु सभ्यता के लोगों की अभियांत्रिकी प्रतिभा का परिचायक है। यह कथन किसका है। ये जो स्नान गृह था वो इंजीनियरिंग का एक तरीका है। ये कहाँ का, तो सिंधु घाटी सभ्यता का। ये बात किसने कहा था, तो 7 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर.के. मुखर्जी ने कहा था कि विशाल स्नानागार का निर्माण सिंधु सभ्यता के लोगों का अभियांत्रिकी का एक प्रतिभा का परिचायक है, उनको इसकी जानकारी थी। तो ऑप्शन नंबर को क्या होगा आपका, आर.के. बनर्जी। घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, घोड़ों के हड्डियों का जो साक्ष्य है वो आपको कहाँ मिले हैं, तो याद रखिए यानी कि लोथल में भी, कालीबंगा में भी, और सुरकोतड़ा ये तीनों जगह आपको मिला है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 8 का घ क्या होगा, सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में लगभग कितने चिन्ह थे, तो जो सबसे लंबा अभिलेख था उसमें जो ना, उसमें टोटल 26 चिन्ह था। कितना चिन्ह था, 26 चिन्ह था। अगला क्या है आपका कि धोलावीरा के उत्खनन, या चलो धोलावीरा के उत्खनन से संबंधित है। किसने जो है धोलावीरा का उत्खनन किया था, तो आर.एस. विष्ट। किसने किया था, आर.एस. विष्ट के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, कॉज होगा, सही हो जाए। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राचीनतम भारतीय महाकाव्य है। सबसे प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है आपका, देखिए भारतीय महाकाव्य का बात किया है तो रामायण, महाभारत, मनुस्मृति और ऋग्वेद। तो देखिए वेद का तो बात नहीं किया, तो ऋग्वेद तो नहीं मारना। तो सबसे प्राचीनतम जो आपका महाकाव्य है वो आपका रामायण है। क्या है आपका, रामायण। और तो ऑप्शन नंबर को आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्या है कि सत साहित्री संहिता किसे कहा जाता है, तो सत साहित्री संहिता जो है आपका वो महाभारत को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, सही होगा। 1919 ईस्वी में महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की महत्वपूर्ण योजना का नेतृत्व किसने किया था, तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर को क्या होगा, बी एस सुके थोकर ने क्या किया था, बी.एस. सुके थोकर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर गो आपका क्या होगा, सही होगा। मौलिक रूप से आरंभ में महाभारत में कितने श्लोक है ना, पूछा गया है कि महाभारत का जब जहाँ पे आरंभ हुआ है तो वहाँ पे कितने श्लोक जो है आपके श्लोकों का वर्णन है, यही बात पूछा गया है। तो याद रखिएगा 8800, कितने 8800 आपके श्लोक है।
कुरु राज्य की राजधानी थी। कुरु जो है, कुरु राज्य की जो है राजधानी वो कहाँ थी? तो कुरु राज्य की जो राजधानी तो वो कहाँ था आपका? हस्तिनापुर था, याद रख लीजिएगा, हस्तिनापुर। ठीक है। धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल किसने सुनाया था? तो धृतराष्ट्र को जो युद्ध हो रहा था वहां के आंखों देखा हाल ना सुनाने का काम कब कौन कहता? तो संजय कहता। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या सही होगा। महाभारत कालीन समाज था। महाभारत जो कालीन समाज था वो कैसा था? तो ये पितृसत्तात्मक था। यहाँ पे पिता का बेटा, उसका बेटा, यानी कि बेटा के बदले या बाप के बदले जो है बेटा जो है आपका गद्दी में आता था। तो ऑप्शन नंबर को आपका क्या सही होगा। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ क्या है? सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ क्या है? तो आपका मनुस्मृति ही, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि किस वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के 12वें मंत्र में चार वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है? देखिए यहाँ पे 4 वर्ण क्या है? वर्ण मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है, ब्राह्मण, है ना, और आपका शूद्र। तो ये जो 4 वर्णों का जो उल्लेख है वो पूछ रहा है कि किस मंडल पे है, तो माने कौन से ग्रंथ में है। सिंपल सा बात पूछ रहा है कि कौन से वेद में है ना, आपका ये प्रश्न है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर को ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें एक पुरुष सूक्त करके एक अध्याय है। उस अध्याय का जो 12वां नंबर का मंत्र है उसमें 4 वर्णों के बारे में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, है ना, शूद्र और आपका क्या था, वैश्य, ये 4 वर्णों के बारे में उल्लेख याद रखिएगा। तो कौन सा? तो ऋग्वेद है। अगला है कि क्या होगा, चंडाल के घर जन्म लेने वाले मतंग का संबंध निम्न में से किससे है? तो एक चंडाल के घर में एक मतंग ऋषि जो है जन्मा था। तो मतंग ऋषि का जो है संबंध किससे, आपका ये प्रश्न है। तो 10 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख, गौतम बुद्ध से। किससे है? गौतम बुद्ध से। चलिए बात करते आगे। किसके कहने पर गौतम बुद्ध ने, किसके कहने पर गौतम बुद्ध ने, है ना, प्रश्न कितना अच्छा है देखिए, कि किसके कहने पर गौतम बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया था? कि जो हमारी जो उनका एक संघ था उसमें महिलाओं को जो है प्रवेश दिया था? तो आनंद के कहने पे। ऑप्शन नंबर को आपका क्या सही होगा। बौद्ध धर्म से संबंधित संप्रदाय है। बौद्ध धर्म से संबंधित संप्रदाय कौन सा है? तो 2 का आंसर क्या होगा? देखिए, महायान, हीनयान और वज्रायन, ये तीनों जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 4 जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका 3 नंबर का, कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत किस पिटक में लिखे गए हैं? तो बौद्ध धर्म के जितने भी सिद्धांत हैं, मैं सभी सिद्धांतों का बात कर रहा हूँ, वे सूत्र पिटक में लिखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 2 जो होगा सही होगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जो जैन धर्म है उनका 23वां नंबर का तीर्थकर आपका पारसवतनाथ है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्या है, तृतीय बौद्ध संगति किस शासक के काल में जो है संपन्न हुआ था? तो जो तीसरा आपका बौद्ध संगति है ना, ये आपका अशोक के शासनकाल में आपका जो है पूरा हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध के अगर मैं जन्म का बात करूं तो याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का आपका जन्म हुआ था। अगला क्या है, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के माता का जो नाम था वो क्या था आपका? त्रिशला। क्या था? त्रिशला। गौतम बुद्ध के पिता का नाम? तो गौतम बुद्ध का जो पिता था उसका नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था आपका? शुद्धोधन, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। शाक्य कुल से संबंधित है। शाक्य कुल से कौन संबंधित है? तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध जो है आपका शाक्य कुल से संबंधित है। तो चलिए कुछ ये तो रहा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों पे बात कर लेते हैं। तो पहला सब्जेक्टिव प्रश्न क्या है कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है तथा यह किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। और ये जो आपका हम लोग बोलते हैं मोहनजोदाड़ो, ये एक प्रकार से सिंध भाषा का शब्द है, इसको याद रख लीजिएगा। अगला क्या है कि खानका से आप क्या समझते हैं? तो सूफियों के आश्रय स्थल इसको बोलते हैं निवास स्थल को खानका कहा गया, याद रखिएगा। जैसे हम लोग जो है ना, हम लोग कुटिया में रहते हैं ना, उसी प्रकार जो सूफी संत का जो आश्रय स्थान होता है उसको क्या बोलेंगे? आपका खानका कहा गया।
गोपुर क्या है? तो दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुर कहा गया है। गोपुरम है ना, क्या गोपुरम क्या है? तो क्या लिखना है आपका कि दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा गया है। गोपुरम विशाल और ऊंचे बनाए जाते थे जो चित्रकलाओं से अलंकृत होते हैं, और ये जो स्टार्टिंग जैसा होता है ना, जिसको बोलते हैं ना एंट्री गेट, तो एंट्री गेट होता है जो बड़ा ऊंचा होता है, और इसमें क्या होता है कि चित्रों से इसका जो है पूरा का पूरा ये सजा होता है। इसका रखिएगा। अगला, हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदम बेगम ने की थी, जो बाबर की पुत्री एवं हुमायूं का कौन था? बहन था। याद रखिएगा, हुमायूं नामा लिखा किसने? गुलबदन बेगम ने लिखा, जो कौन था? तो बाबर का पुत्री था, और हुमायूं का क्या था? आपका बहन था। इसको याद रख लीजिएगा। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के 4 जो है नेता थे, और चारों को मुर्मू भाई है ना, मुर्मू भाई के नाम से जाता था। तो एक तो क्या था? सिद्धू, दूसरा कान्हू, तीसरा चांद, और चौथा क्या था? भैरव। तो याद रखिएगा, इसमें 2 जुड़वा बहनें भी जो है साथ निभाई थी पूरे के पूरे युद्ध में, जिनमें नाम था फूलो और झानो। तो प्रमुख नेता का बात किया जाए तो 4 थे, जो चारों क्या थे? चारों आपके मुर्मू भाई कहलाए, जिनमें सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव थे, और उनमें से 2 जुड़वा बहनें भी थीं जो इस प्रमुख संथाल विद्रोह में अपना जो है भागीदारी दिखाई थी, जिनमें नाम फूलो और झानो था। ये बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं आगे। आईन ए दहसाला प्रणाली के प्रतिपादक कौन है? तो आईने दहसाला के प्रतिपादक कौन थे? टोडरमल थे, जिसे अकबर ने भूमि विभाग का अध्यक्ष है ना, भूमि विभाग का क्या निभाया था? अध्यक्ष बनाया था। किसको? तो टोडरमल को। तो आईने दहसाला का प्रणाली का प्रतिपादक कौन था? तो आपका टोडरमल था। याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या आपका कि इंडो सारा सैनिक क्या स्थापित शैली का भारत में 2 उदाहरण बताना है। तो देखिए, इंडो सारा सैनिक स्थापित शैली का है ना 2 उदाहरण देना है। तो इस शैली के उदाहरणों में गेटवे ऑफ इंडिया माने मुंबई और होटल ताजमहल प्रमुख है। इसमें भारत तथा पश्चात दोनों स्थापित शैली के बारे में जानकारी दिया गया है, यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया और जो ताजमहल होटल है, इसमें इंडो सारा सैनिक स्थापित कला के नमूने जो हैं आपको दिखते हैं। इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका कि धम्म नीति क्या है? तो क्या लिखना है कि अशोक द्वारा एक नवीन धर्म मार्ग का प्रचार किया गया, जिसे अशोक का धम्म कहा जाता है। अशोक के दूसरे स्तंभ लेख में धम्म की परिभाषा दी गई है। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि जो धम्म नीति है उसको अशोक के किस स्तंभ पे लिखा गया? तो दूसरे स्तंभ में। और यह है क्या? तो अशोक द्वारा एक नवीन धर्म मार्ग का प्रचार किया गया, जिसे अशोक का धम्म नीति कहा गया। और ये जो है ना, वो अशोक का जो दूसरा जो स्तंभ है उसमें धम्म नीति के बारे में बताया गया था। इसको याद रख लीजिएगा। अब समझिए, कभी प्रश्न अब इसी में एक बात याद रखिएगा कि ये जो धम्म नीति की शुरुआत हो कैसे हुआ। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक के सर्वदा के लिए शस्त्र का त्याग कर युद्ध के स्थान पर धम्म घोष को बढ़ावा दिया। अशोक इतना प्रतापी राजा था कि इन्होंने युद्ध का जो है ना, मैं बोल सकता हूँ जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसमें जो है ना रक्त का नदी बहा दिया था। जमीन जो है ना वो लहूलुहान हो गया था, लालिमा हो गया था। तो इतना मारकाट को देखने के बाद जो है अशोक का मन विचलित हुआ, और इन्होंने क्या किया कि भाई अपना युद्ध स्थल को त्याग किया और धम्म घोष यानी कि धम्म नीति को बढ़ाने का इन्होंने बात कर दिया। अशोक ने अपने धम्म नीति के अंतर्गत बड़ों के प्रति सम्मान, देखिए क्या क्या लिखा था, बड़ों के प्रति सम्मान और जो आपका सेनानियों हैं, ब्राह्मण हैं, उनके प्रति उदारता, सेवकों और दासों के प्रति अच्छा व्यवहार तथा दूसरे धर्म के प्रति आदर एवं सम्मान का बात कहा था। तो इन्होंने 3-4 चीजें कहा। पहला तो जो बड़े हैं उनके प्रति सम्मान का भाव रखना है, जो सैनिक है और जो ब्राह्मण है उनके प्रति उदारता रखना है, जो सेवक और दास है उनके प्रति अच्छा व्यवहार रखना है, और दूसरों के धर्म का क्या करना है? हमें आदर करना है। धर्म के नीति में तत्कालीन सभी धर्मों का सार था, और जो धर्म का नीति बना उसमें सभी धर्मों के बारे में कहा गया है ना। सदगुरु पर जोर दिया गया, और जो भी आपके इष्ट देवता है उस पर आपका जोर दिया गया, और कर्मकांडों को सीमित कर धर्म को व्यवहारिक बनाया। और हमें किसी भी अपने कर्मकांडों को नहीं मानना है, बल्कि हमारा जो धर्म कहता है हमें उसी बात पे क्या करना है? फोकस करना चाहिए। इस प्रकार धम्म
इस प्रकार अशोक का धम्म मनुष्य के जीवन के नैतिक नियमों का एक समूह कहा जाता है। तो पूछेगा कि किसके नियमों को नैतिक समूह कहा जाता है, तो अशोक का धम्म नीति। अगला है आपका कि बासरा तथा बेसरा से आप क्या समझते हैं। कई बार आता है कि बासरा और बेसरा से आप क्या समझते हैं, तो सिंपल सा पहले समझते हैं बासरा के बारे में, है ना। इसको बासरिया और बेसरिया भी बहुत जगह बोला जाता है। तो बासरा वैसे सूफी संत थे जो इस्लाम के नियमों के अनुसार आचरण करने का काम करते थे, कि इस्लाम के जो नियम है उनको। और बेसरा क्या है, तो वे सूफी संत जो इस्लाम के नियमों के बंधन से बंधे हुए आचरण नहीं करते थे। ये अधिकतर क्या होते थे, धूमकड़ी सूफी संत होते थे। तो एक जो इस्लामिक धर्म के नियमों का आचरण करता था उसे बासरा, और जो नहीं करता था, जो आचरण नहीं करता था, उसे क्या बोला गया, बेसरा कहा गया। इसको याद रख लीजिएगा। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब और कहां तथा किसने लागू किया गया था, कई बार प्रश्न पूछा है। तो कैसे लिखना है कि अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक शासनकाल में भूराजस्व व नीतियों के अंतर्गत अस्थायी बंदोबस्त को 1793 ईस्वी में बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू किया था। तो ये किसने किया था, औपनिवेशिक सरकार के द्वारा भू नीतियों के अंतर्गत अस्थायी बंदोबस्त को 1793 में पहली बार बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, बनारस में और कर्नाटक में लागू किया था। समूचे भारत के 19% भाग पर यह बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुआ था। यह व्यवस्था कर्नवालिस ने लागू किया था। किसने किया था, कर्नवालिस ने लागू किया था। इसको याद रख लीजिए। क्या लिखा है कि इस व्यवस्था में भूमि का प्रबंध जमींदारों के साथ किया गया, जो केवल कर वसूल करने वाले अधिकारी थे। सरकार जब चाहे उन्हें हटा सकती थी। भूमि पर केवल क्या था, राज्य का अधिकार था। ये बात जो है इसकी घोषणा कर्नवालिस ने किया था। अगला है 1857 की क्रांति के 5 प्रमुख कारण बताना है। तो पहले लिखने का 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। जिनके 5 नेता हैं, एक आपके क्या था, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जिनके 5 प्रमुख नेताओं के कारण नहीं पूछा, क्या पूछा, 1857 की क्रांति के 5 प्रमुख नेताओं के नाम बताना है। तो शुरुआत कब हुआ था, 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। जिसके 5 नेता कौन थे, तो दिल्ली से आपके थे बहादुर शाह जफर, कानपुर से नाना साहेब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, इलाहाबाद से लियाकत अली और झांसी से कौन था, रानी लक्ष्मीबाई। इसको याद कर लीजिएगा, जो कि प्रश्न कई बार आपके पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न देखिएगा कि सरदार भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। तो आंसर लिखना है कि सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री बन गए थे। गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली चुनौती देशी रियासत भारत में मिलाने का था। भारत में उस समय लगभग 550 से अधिक छोटी बड़ी रियासतें थी। इस कार्य को उन्होंने बिना खून बहाए करके दिखाया था। हालांकि हैदराबाद के लिए उन्हें सेना ऑपरेशन पोलो भेजनी पड़ी थी। भारत के इतिहास में ऐसा पहले व्यक्ति है जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में राजाओं का भारतीय संघ में मिलाया था। भारत के एकीकरण में उनके इस महान योगदान के लिए उन्हें लौह पुरुष कहा गया। क्योंकि देखो 550 रियासतों का भारत में मिलाना, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के पास पहला जो सबसे बड़ा जो रीज़न था कि इतने सारे राज्यों को एक जगह मिलाना, उनका एकीकरण करना, जिनका काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो 550 में से 549 को तो बिना जो है मार काट का मिला लिया, लेकिन केवल जो कर्नाटक का राजा था उनको मिलाने के लिए एक सेना का ऑपरेशन पोलो है ना, जिसको भेजना पड़ा था। तो पूछेगा कि ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है, तो हैदराबाद के राजा को भारत के साथ मिलाने का, याद रख लीजिएगा। और ये पहला ऐसा व्यक्ति था जो इतने बड़े संख्याओं में जो राज्यों को मिलाने के लिए काम किया, और जिसमें कोई मार काट नहीं हो, इसलिए इनको जो है भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इसको याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में मुगल वंश की स्थापना का संक्षिप्त जानकारी देना है। तो कैसे लिखना है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। उसने पानीपत के प्रथम युद्ध जो है आपका, पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया, जो मुगल सल्तनत के नाम से विख्यात हुआ। बाबर अफगान, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान से आया था। बाबर ने अपने पिता बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज एवं माता की ओर से चंगेज खां का 14वें वंशज था। तो इसका जो पिता जो था वो तैमूर वंश से था, जिसका वो 5वां वंशज, और माता की ओर से चंगेज खां का वो 14वां वंशज था। मुगल तैमूर की ओर से तुर्क जाति के थे, इसी कारण इन्हें क्या बोला गया,
चगतई तुर्क भी कहा गया। साथ ही चंगेज खां की ओर से मंगोल जाति के रक्त का मिश्रण था, इस कारण इसे मुगल नाम से मंगोल से उत्पन्न हुआ। परंतु मुगल शासकों ने अपने आप को तैमूर कहा, क्योंकि वह अपने आप को तैमूर वंश का मानते थे। मुगल बादशाहों में 6 बड़े बादशाह हुए, जिनमें बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब थे। कई अन्य मुगल बादशाह भी हुए। वहीं बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे, जिनके नाम पर 1857 के विद्रोह जो है लड़ा गया था, जिसे अंग्रेजों ने कैद करके रंगून में निर्वासित कर दिया गया, जहां उनका मृत्यु हो गया था। तो सिंपल सी बात, इसको आपको लिखना समझेगा। मुगल वंश का संस्थापक जो है बाबर को माना जाता है। और ये जो दिल्ली सल्तनत में अगर बात किया जाए कि बाबर का जो पहला युद्ध हुआ था, तो वो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। तो दिल्ली सल्तनत के शासक जो इब्राहिम लोदी है, उसको हराकर क्या किया था, भारत में अपना साम्राज्य जो है बाबर जो है स्थापित कर दिया था। अब जो बाद में मुगल सल्तनत के नाम से क्या हुआ, पूरे विश्व में विख्यात हुआ। तो बाबर मुगल वंश का संस्थापक था और पहली बार राजगद्दी पे कब बैठा, दिल्ली का सम्राट कब बना, तो जो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोदी को हराकर भारत का सम्राट बन गया। ऐसे बाबर जो है वो वर्तमान में जो उपगान जो आपका अफगान है, यानी जिसको हम लोग उज्बेकिस्तान बोलते हैं, वहां से आया था। और ये मान लो कि बाबर जो है अपने पिता जो कि तैमूर वंश का था, उसका 5वां वंशज था, और उसकी जो माता थी जो चंगेज खां का वंशज था, उसके हिसाब से, उसके माता के हिसाब से वो 14वां वंशज था। मुगल तैमूर की ओर से, अगर उसके पिता की ओर से बात किया जाए तो वो तुर्क जाति का था। इसी कारण इसे जो है ना जगह चगतई तुर्क भी कहा गया। साथ ही चंगेज खां की ओर से, यानी कि उसका जो दादाजी था, उसकी ओर से इसे मंगोल जाति के रक्त का मिश्रण कहा गया। और इसी कारण इसका नाम जो है मुगल नाम का मंगोल से उत्पन्न हुआ था। और इसी कारण जो है इसके दादाजी के साइड से इसे क्या बोला गया, मंगोल या मुगल कहा गया। अब समझिएगा कि अब यहाँ पे समझिएगा कि जो 6 सबसे बड़े राजा हुए, जिनमें बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब था, और कई अन्य मुगल बादशाह हुए। वहीं जो सबसे अंतिम मुगल बादशाह था, जिनका नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय, वो जो है 1857 के युद्ध में जो है मुगल बादशाह की ओर से, मुगल की ओर से या दिल्ली की ओर से उन्होंने क्या किया था, अपना जो है भागीदारी दिखाने का काम किया था। दांडी यात्रा से क्वेश्चन आता है कि दांडी मार्च के बारे में बताना है। तो महात्मा गांधी ने सवैज्ञा आंदोलन का आरंभ 12 मार्च 1930 को अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र तट पर स्थित दांडी की ओर लगभग 241 मील की यात्रा का प्रारंभ किया, जिसे दांडी मार्च कहा गया। तो याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही दूसरा का स्टार्टिंग पॉइंट ही जो था आपका, वो जो आपका नमक यात्रा था। तो 12 मार्च 1930 को अपने 78 वॉलंटियर के साथ महात्मा गांधी क्या करते हैं कि साबरमती आश्रम से दांडी नामक जो समुद्री यात्रा है वहां तक का सफर तय करते हैं। लगभग 241 जो मील जो है जो डिस्टेंस उसको तय करते हैं। यह यात्रा नमक कानून के विरुद्ध था, क्योंकि हम लोग का मानना था कि नमक ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें सबको जोड़ सकता है, जिसमें नमक बनाने पर लगभग 14 गुना कर सरकार भारतीय जनता से लेती थी। गांधी जी ने अपने नमक यात्रा की पूर्व सूचना वायसराय लॉर्ड इरविन को दे दी थी, किंतु इरविन उनकी इस यात्रा के महत्व को नहीं समझ सका। वहीं सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से लौटने पर पेरिस यात्रा से किया था। तो सिंपल सी बात इतना मान सकते हो कि गांधी जी ने पहले इरविन को पत्र लिखा कि अगर आप नमक यात्रा को, अगर नमक कानून को अगर बंद नहीं करते हो तो हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे। इसके चक्कर में जब इरविन नहीं माना तो 12 मार्च 1930 को अपने 78 वॉलंटियर के साथ गांधी जी जो है साबरमती आश्रम से निकल देते हैं। कहाँ के लिए? दांडी नामक यात्रा के लिए। तो दांडी नामक जो आपका तट है वो साबरमती आश्रम से 241 किलो मील की दूरी पर था। तो वहां पहुंचा और पहुंचकर क्या क्या कि जो 14 गुना लगान लग रहा था हमें नमक उत्पादन करने में किसी भारतीय को, उसको क्या क्या तोड़ दिया और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या हो जाती है, शुरुआत आपकी हो जाती है। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में महात्मा गांधी ने मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और जनता से आग्रह किया कि हर गांव में नमक कानून तोड़ा जाए। शराब, अफीम, विदेशी कपड़ों
की दुकान पर धरना दिए जाए, सरकार को कर नहीं दिए जाए, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाए और सरकारी संस्थाओं का क्या कर दिया, त्याग कर दिया जाए। दांडी मार्च के कारण गांधी जी को 4 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया था। यह भी बात आप जो है याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि संथाल विद्रोह के कारण तथा स्वरूप की चर्चा करना है। संथाल विद्रोह, जिसे संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है, यह विद्रोह 1855 से 56 में घटित हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू चांद भैरव तथा 2 बहनें फूलो तथा झानो ने किया था। यह बात याद रखिएगा होगा। अंग्रेजों ने संथाल जनजाति का इस्तेमाल पहाड़िया जनजाति के विरुद्ध किया था। अब हुआ क्या था कि जो भी पहाड़िया जनजाति के लोग होते थे वो पहाड़ी क्षेत्रों में छुपे रहते थे, वन क्षेत्रों में छुपे रहते थे, तो उनके विरोध जो है संथाल जातियों का किया था, जिसके लिए 1832 में राजमहल की पहाड़ियों में जमीन की एक काफ़ी बड़ी इलाके को सीमांकित किया गया। तो हुआ क्या था कि चूंकि जो पहाड़ी इलाका के लोग होते हैं वो पहाड़ से छुपकर अंग्रेजों का प्रहार कर देते थे और फिर वो जाके क्या करते थे कि भाई वो जाके पहाड़ में छुप जाते थे। तो इसको देखते हुए उन सीमांकित क्षेत्रों पे जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र के लोग, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के लोग निवास करते थे, तो उनको मारने के लिए क्या किया गया कि 1832 में एक सीमा क्षेत्र को जो है चुना गया, जिसका नाम दामिन एक कोह नाम दिया गया। दामिन एक कोह का जो नाम था वो जंगल से भरा था। तो अंग्रेजों ने संथालों को यह शर्त रखा कि जो भी हम आपको भूमि दिए हैं उन भूमि में क्या करना है, आपको इसको उपजाऊ वाला भूमि बनाना है और उपजाऊ वाला भूमि बनाकर आपको क्या करना है कि आपको इसमें खेती करना है। तो क्या बोला कि अंग्रेजों ने संथालों को यह शर्त रखी थी कि उनको दी गई भूमि में कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर क्या करना है, आपको जोतना है। तो चूंकि जब जितना बड़ा क्षेत्र को सीमांकित किया गया तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, भूमि माने उपजाऊ भूमि बनाने के लिए क्या करना पड़ता, उसे जोतना पड़ता। जोतने के लिए जंगल काटने पड़ते। तो वही बात बोला गया। यह कार्य संथालों ने बहुत ही कुशलता पूर्वक किया, किंतु संथाली बहुत जल्दी ही समझ लिए कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती करना शुरू किया था वह उनके हाथों से निकल रही है, क्योंकि जिस जमीन को संथालों ने साफ किया था उस पर सरकार भारी कर लगा रही थी। साहूकार बहुत ऊंचे दर पर ब्याज लगा रहे थे और कर ज़्यादा ना किए जाने की स्थिति में जमीन पर कब्जा कर रहे थे और जमींदार लोग ग्रामीण इलाकों पर अपना नियंत्रण दावा कर रहे थे। संथाल जनजाति ने अपने विरुद्ध किए जा रहे अत्याचार के विरोध में अंग्रेजों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया, जिसे अंग्रेजों ने बहुत कठिनाई से नियंत्रित किया और विद्रोह के बाद संथाल परगना का निर्माण किया गया, जिसमें 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और आपका वीरभूमि जिले से लेकर किया गया। संथाल परगना बनाकर तथा उनमें विशेष कानून लगाकर अंग्रेजों ने संथाल जनजाति को संतुष्ट करने का क्या किया था, प्रयास किया था। इसको बात याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं का आपको चर्चा करना है। तो देखिए, भारत के संविधान को विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। संविधान विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला विशेषता क्या है कि भारतीय संविधान दुनिया के सबसे बड़ी लिखित निर्मित संविधान है। इसको याद रख लीजिएगा। भारतीय संविधान के द्वारा संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था क्या किया गया, लागू किया गया है। संविधान ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्रात्मक देश क्या था, घोषित किया था। भारतीय संविधान में क्या है आपका नमनीयता अर्थात लचीलापन और अनियमितता दोनों का क्या है, अद्भुत मिश्रण है। यानी कि हम लोग इसमें बदलाव भी क्या कर सकते हैं। संविधान ने भारत को संघात्मक एवं एकात्मक राज्यों के गुणों में क्या था, नियुक्त किया है। संविधान नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को क्या करता है, व्यवस्था करता है। संविधान ने नागरिकों के जनप्रतिनिधियों के चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार जो है आपके प्रदान किए हैं। संविधान लोक कल्याणकारी संविधान है। भारत का संविधान अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा और व्यवस्था करता है। और क्या लिखना है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका और संसदीय सर्वोच्च दोनों जो है समन्वय बनाया गया, दोनों जो है आपकी न्यायपालिका है। संविधान ने सीमित शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत को स्वीकार किया है। संविधान ने भारत में विधि शासन को लागू करने का भी जो है जोर दिया है। भारत का संविधान विश्व में शांति जो है आपको स्थापित करता है। तो सिंपली आपको सबसे पहला समझिएगा, पहला जो यहाँ पे बात कहा है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यह सबको याद होगा, है ना। इसमें संसदीय प्रणाली हमको पता होगा
कि हम लोगों की जो शासन व्यवस्था है वो संसदीय प्रणाली से होती है, संघात्मक सरकार पे काम करते हैं। हमारा जो संविधान है हमें संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और गणतंत्रात्मक जो घोषित कर दिया है। हमें जो है ना हमारा संविधान लचीला है, इसमें बदलाव कर सकते हैं, है ना, चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ जो है हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें दी है। अगला प्रश्न क्या है कि कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कैसे थे, इसके बारे में बताना है। तो तुलु वंश के कृष्णदेव राय 1509 से 1529 विजयनगर के महानतम शासक थे। उन्हें महानतम कहे जाने के निम्न तथ्य थे। तो पहला कारण कहा है कि इनके शासन की सर्वप्रथम विशेषता विजयनगर साम्राज्य का विस्तार और उनका सुदृढ़ीकरण था। जिस प्रकार से अपने शासनकाल के दौरान इन्होंने विजयनगर को सुदृढ़ बनाया, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्या था। इनके शासन में तुंगभद्रा और कृष्ण नदियों के बीच का क्षेत्र हासिल किया गया। और इन्होंने क्या किया था कि जो तुंगभद्रा नदी है और कृष्णा नदी है, दोनों के बीच का जो दोआब क्षेत्र है उनको इन्होंने क्या किया था, जीत लिया था। उड़ीसा के गजपति शासकों का दमन किया था। बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह से पराजित किया था। दक्षिण भारत के भव्य मंदिर निर्माणों तथा मंदिरों में गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय जो है कृष्णदेव राय को जाता है। जो गोपुरम है, जो प्रवेश द्वार है, उसको जोड़ने का भी श्रेय जो है वो दक्षिण भारत में किसको जाता है, कृष्णदेव राय को जाता है। कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही क्या आपका नगलपुरम नामक एक उपनगर का भी स्थापना किया था, जो अपने मां के नाम पे किया था। इसके शासनकाल में राज्य हमेशा सामरिक रूप से मजबूत रहा तथा राज्य में सुख समृद्धि जो है हमेशा क्या होती रही, बढ़ती रही थी। तो आगे के कुछ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको मैं अगले एक वीडियो में ले लूंगा, ठीक है। तब तक आप क्या करो कि इतने आप प्रश्नों को देख लिया, अपने दोस्तों तक आप शेयर जरूर कर देना ताकि उनको भी जो है ये सारे क्वेश्चन आपको मिल सके। तो मिलते दोस्तों अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।